उसकी यह बात सुनकर मैं रिलैक्स हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। आखिर वह आधी रात को ही क्यों जाया करते थे? वह मेरे साथ भी तो जा सकते थे। एक रात में लगा कि मैं सो चुकी हूँ, और जैसे ही उन्हें लगा कि मैं सो चुकी हूँ, तो वह हल्के से उठा और बाहर जाने लगी। मेरा नाम श्रुति है और मैं 22 साल की हूँ। मैं गाजियाबाद से हूँ। यह बात 3 साल पहले की है, जब मैं अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थी और कई बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वही ख्याल आ जाता कि यह दुनिया तो तूफानी है, मुझे भगवान को भी मुंह दिखाना है। इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं करोड़पति बाप की बेटी थी और जो चाहती हासिल कर सकती थी। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर वक्त बॉडीगार्ड मेरे आगे पीछे रहा करते थे। मेरे पापा मेरे लिए हर चीज महंगी महंगी कपड़े लिया करते थे, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रह पाती कि मेरी सबसे अच्छी सहेली ज्योति मुझसे कहा करती थी कि श्रुति तुम बहुत बेकार हो। अगर इतनी दौलत मेरे पास होती तो मैं तो खुशी से मर जाती। उसकी बातें सुनकर मैं हंस दिया करती थी। तुम क्या जानो, खुशी से पैसे नहीं मिल सकती। लेकिन वह मेरी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होती कि मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकती थी। मेरी चारों तरफ गार्ड्स मंडराते रहते थे। मैं कॉलेज भी गार्ड के साथ ही जाती थी। यहाँ तक कि मेरी क्लास के बाहर भी एक गार्ड मौजूद रहता था, जिससे मेरे पिताजी ने बहुत पैसे देकर परमिशन ली थी कि कोई फ्रेंड भी मेरे करीब आने से पहले 1000 बार सोचता था। इसलिए इतनी दौलत होने के बावजूद मैं बहुत घुटन भर की जिंदगी जी रही थी। एक दिन मेरी मुलाकात एक दीपेश नाम के लड़के से हुई, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसे देखकर मैं अपनी पलकें झुकाना भूल गई थी। जब वह मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था कि हर तरफ फूल से खिल गए हो। पहली नज़र में ही मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी। उसकी आवाज़ का जादू मेरे अंदर नई उमंगें जगाने लगा था, लेकिन मैं क्या करती? वह मेरी तरफ देखता तक नहीं था और यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि श्रुति को कोई इग्नोर कर सकता। मैं सिर्फ दौलतमंद ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी बहुत थी। कॉलेज का हर लड़का मुझ पर मरता था, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे से बात कर सके। जब तक मैं खुद किसी से बात नहीं करती थी, तब तक कोई मेरे करीब आने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। दीपेश को हासिल करना मेरा मकसद बन चुका था। उसकी मोहब्बत मेरी रूह तक उतर गई थी, लेकिन वह हमेशा मुझसे दूर दूर से रहता था। एक दिन मौका पाकर मैंने उसे अपने घर पार्टी में इनवाइट कर लिया। वह हैरत से मुझे देखने लगा और कहने लगा कि मैं श्रुति मेरी तो आपसे इतनी वाजिबी भी नहीं थी, तो आपने फिर मुझे कैसे अपनी पर्सनल पार्टी में इनवाइट किया? तो मैंने उससे कहा कि अगर आप नहीं आते तो मैं पार्टी कैंसिल कर देती। मैंने वह दिन मेरे लिए बहुत खास था। ना जाने इतनी देर से मैं अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। मेरी नौकरानी ने जब यह सब देखा तो बोली, दीदी आप पर तो हर रंग जचता है, फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? वह मेरे फैलाए हुए कमरे को सेट करती जा रही थी। तभी नौकरानी ने कहा, तुम क्या जानो आज कौन आ रहा है?
क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं आपकी पार्टी में? मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैं कहने लगी, पागल लड़की, क्या मैं उनके लिए इतना तैयार होंगी? आज कोई खास आ रहा है, इसलिए तो इतनी रेडी हो रही हूँ। अरे पागल, यह पार्टी तो बस एक बहाना था दीपेश से बातचीत बढ़ाने का, और मैं उसमें कामयाब हो चुकी थी। आज मैंने देखा दीपेश बहुत बदला हुआ लग रहा था। वह मुझे बहुत गौर से देख रहा था। वैसे भी मैं बहुत सुंदर लग रही थी। दीपेश मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। और उस दिन के बाद हम दोनों बहुत करीब आने लगे थे। दीपेश ने मुझसे पूछा कि आपने मुझे पर्सनली क्यों बुलाया और बाकी सब फ्रेंड कहाँ हैं? तो मैंने बोला कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं बुलाया है। तभी दीपेश ने मुझे अपने बारे से बताया कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। तो उस पर मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं उसे बहुत कीमती तोहफे दिया करती थी, परफ्यूम, शूज़, टी शर्ट, यहाँ तक कि मैं किसी भी ज़रूरत के वक्त मुझसे मांगना ना पड़े। मैं यह नहीं समझ सकती कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ मेरी दौलत की वजह से मेरा इस्तेमाल कर रहा था। जब मैंने अपने पिताजी दीपेश के बारे में बात की, तो उन्होंने उससे मिलने का फैसला कर लिया। मैं बहुत खुश थी। मुझे पता था कि वह मेरी बात कभी नहीं टाल सकते। लेकिन मेरे पिताजी एक बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने दीपेश के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, और जिस दिन उनकी मुलाकात थी, उस दिन मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन पापा ने नौकरानी से कहा कि श्रुति से अपने कहो अपनी टीवी स्क्रीन ऑन कर ले। मैंने टीवी ऑन किया। वहाँ पापा और दीपेश की बातचीत चल रही थी, जिसे देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके लहजे और उसके शब्द सब बदले हुए थे। पापा ने उससे पहला सवाल यही किया था कि क्या डिमांड है तुम्हारी? क्या डिमांड है तुम्हारी मेरी बेटी से दूर जाने का? मैं अपनी डिमांड नहीं बता सकता सर। मेरे हाथ में तो जैकपॉट लगा हुआ है। वह बहुत आराम से बात कर रहा था। पापा ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी कीमत बताओ और चलते बनो। उसने बताया कि मुझे एक कार, एक बड़ा बंगला और 50 लाख रुपए चाहिए। पापा ने अपनी चेक बुक निकाली और कहा, मिल जाएंगे, और उस पर पैसे लिखने लगे। बाकी के मामलात मेरी सेक्रेटरी से मिलकर फिक्स कर लेना, और जहां बंगला पसंद हो ले लेना। लेकिन अब मेरी बेटी के करीब आने का सोचना भी मत। यह कहकर पापा उठ खड़े हुए थे, और वह चेक उठाकर खुशी खुशी कमरे से निकला। यह सब क्या था? मुझे चक्कर आने लगे थे। नौकरानी ने मुझे पकड़ लिया था। दीदी पानी पी लो, वह मुझे गिलास देने लगी। लेकिन मैंने गिलास को दूर फेंक दिया था। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा था। मैं पापा को कुछ कहती हूँ। पापा ने मुझे बताया था कि उन्होंने यह वीडियो इसलिए बनवाई थी ताकि दीपेश इसके बाद भी कोई झूठ बोलकर मुझे अपने झांसे में ना फंसा ले। बेटा, वह बाद में भी तुम्हें इस्तेमाल कर सकता था, यह कहकर कि तुम्हारे पापा ने मेरी इंसल्ट की, वगैरह वगैरह। और इसी वजह से
मैं तुम्हें सब दिखाना चाहता था। जो लड़का तुम्हारी दौलत को चाहेगा वह कभी एक अच्छा पति साबित नहीं हो सकता, और मैं उसे अपनी दौलत तो दे सकता हूँ, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी बेटी नहीं दे सकता। पापा की बातें सुनकर मैं खुद को उनका मुजरिम समझ रही थी। मुझे जिंदगी से नफरत हो चुकी थी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। बाहर निकलना छोड़ दिया था। कॉलेज जाना भी मैंने बंद कर दिया था। पापा मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे, मगर वह मुझे कुछ कहते नहीं थे। शायद वह मुझे वक्त देना चाहते थे संभलने के लिए, लेकिन मुझे संभलते संभलते भी 1 साल लग चुका था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया था कि दीपेश के लिए मैं खुद को मुश्किल क्यों दे रही हूँ। कुछ महीनों के लिए मैं बेंगलोर घूमने निकल गई। मैं खुद यह यादें भुला सकूं। जब मैं वहाँ से वापस आए तो पापा ने मुझे अश्वनी से मिलवाया। वह बहुत मैच्योर और इंसान था और मुझसे 4 साल बड़ा था। देखने में वह नौजवान था, लेकिन मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। जब पापा ने मुझे बताया कि वह मेरी शादी अश्वनी से करना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया कि पापा जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर ले। और वह बहुत खुश हुए थे और मैं उनको अब दुखी देना नहीं चाहती थी। वैसे भी किसी न किसी से शादी तो करनी ही थी, तो पापा की पसंद से करने का फैसला कर लिया। एक दिन मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे दिल में कोई एहसास नहीं जगा था। दीपेश के लिए अश्वनी ने आते ही मुझे एक खूबसूरत कंगन पहनाया और बहुत से वादे किए, लेकिन मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। और अब ऐसा होने लगा था, अश्वनी और मैं एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे थे। हमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो नए शादीशुदा जोड़े में होती थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। उस रात अचानक एक खौफनाक तूफान आया। मैं घर में अकेली थी। तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। ऐसे में बत्ती भी जा चुकी थी और उस वक्त घर में कोई नौकर भी ना था और डर से मेरे रोम रोम खड़े हो चुके थे। मैं डर डर के कमरे से निकली थी। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। उस वक्त मुझे कुछ पूछना था और मैं मेन गेट की तरफ भागने लगी। ना जानी मैं जैसे गेट से बाहर निकली और सड़क पर भागने लगी, हवाओं और बारिश के शोर के अलावा कोई नहीं था। अचानक मैंने देखा कि कार की हेडलाइट मुझसे टकराई। उससे पहले कि मैं संभल पाती, कार मुझसे टकरा चुकी थी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे होश आता देखकर नर्स मेरे करीब आई और मुझसे पूछा, कैसी हैं आप? तो मैंने जल्दी से कहा, सिस्टर मैं कहाँ हूँ। उसी वक्त एक लड़का मुझे अंदर आता दिखाई दिया। उसने बताया कि मैं उसकी कार से टकरा गई थी और उसने पूछा कि अपने किसी रिश्तेदार का नंबर बता दे ताकि उनको इन्फॉर्म किया जाए। मैंने उनको जल्दी से अश्वनी का नंबर दिया और मुझे खुद पर हैरत सी होने लगी थी। मुझे अश्वनी का नंबर कैसे याद हो गया था? शायद आज तक उसका नंबर सेव नहीं किया था। तभी जब भी उसकी कॉल आती तो नंबर देखकर पहचान जाती थी। थोड़ी देर बाद अश्वनी परेशान सा कमरे में आया। उसके बाल माथे पर
चिपके हुए थे। बारिश में भीगने की वजह से मुझे लेटा देखकर वह जल्दी से मेरे करीब आया। क्या हुआ श्रुति, कहाँ थी तुम, और यह चोट कैसे लगी? वह मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछने लगा। उसकी हालत देखकर मैं टैरान सी पीछे से उस लड़के ने जवाब दिया, सर, यह मेरी कार से टकरा गई थी। और अश्वनी ने गुस्से से कहा, उसका गिरेबान पकड़ लिया कि तुम कैसे लड़के हो, अंधों की तरह ड्राइविंग करते हो। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अश्वनी बहुत गुस्से में था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने उसे रोका। देखिए सर, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा जख्म है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अश्वनी मेरे करीब बैठा था और उसकी आंखों में जो एहसास था उसे देखकर मेरा पत्थर दिल पिघलने लगा। क्या मैं उसके लिए इतनी अहमियत रखती थी कि वो मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? मैंने अश्वनी से कहा, मैं ठीक हूँ और उस लड़के का भी कोई कसूर नहीं है। मैं ही पागलों की तरह भागती हुई आ रही थी। उसने तो फिर भी कोशिश करके मेरी जान बचाई है, और मैं फिर चोट मुझे सड़क पर गिरने की वजह से लगी थी। मेरी बात सुनकर अश्वनी जरा से मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में हम घर वापस आ चुके थे। उस रात मुझे पता चला कि शादी के बंधन में कितनी ताकत होती है। वह पति जो मुझसे खींचा खींचा रहता था, आज वह मेरे लिए कितना परेशान था, और यह एहसास मेरे लिए बहुत खुशी का था। अगली सुबह मेरे लिए खुशियाँ लेकर आई थी। मुझे भी यह एहसास होने लगा था कि मैं अब जिंदा हूँ। अश्वनी की मोहब्बत पाते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं अब उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती थी, और यही हाल अश्वनी का भी था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर क्या वजह थी जो मुझसे दूर दूर रहता था। तो वह बहुत आराम से बोला, श्रुति, तुम अगर चाहती हो कि हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए तो दोबारा यह सवाल मत करना। और उस दिन के बाद मैंने सारे सवाल का गला घोट दिया था। मैं अपनी खुशहाल जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन यह मेरी भूल थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वह भी मुझ पर जान छिड़कने लगे थे, लेकिन कुछ रातों से महसूस कर रही थी कि वह आधी रात को कमरे से बाहर जाने लगे थे। एक बार मैंने पूछ लिया तो कहने लगे, मेरी जान, मैं जरा ताज़ी हवा लेने जाता हूँ। और उसकी यह बात सुनकर मैं रिलैक्स हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। आखिर वह आधी रात को ही क्यों जाया करते थे? वह मेरे साथ भी तो जा सकते थे। एक रात में लगा कि मैं सो चुकी हूँ, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं सो चुकी हूँ तो वह हल्के से उठा और बाहर जाने लगा। तो कुछ देर बाद में भी दबे पांव उसके पीछे निकली। मैंने देखा कि वह घर की पिछली तरफ जो बेसमेंट था उस तरफ जाने लगे थे। मुझे अजीब लगा कि वह तो हवा खाने जाते थे, तो बेसमेंट में हवा का क्या काम? बेसमेंट में फालतू सामान पड़ा था। मैं जब से इस घर में आई थी मैंने बस बाहर से ही देखा था। मैं अपनी जगह वापस घर ले गई। मुझे अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। आखिर अश्वनी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? काफ़ी देर बाद जब अश्वनी वापस आए तो बहुत थके हुए और परेशान लग रहे थे।
मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। दूसरी सुबह जब मैंने अश्वनी से पूछा कि आप बेसमेंट की तरफ क्यों गए थे, तो मैंने देखा कि वह एकदम से चौंक गए थे। उनकी घबराहट मैंने महसूस कर ली थी। वह गलत साफ करके कहने लगे कि श्रुति, मैंने कुछ आवाज़ सुनी थी, तब भी उस तरफ गया था कि कहीं चोर वगैरह तो नहीं घुस गया। वहाँ उनकी बात सुनकर मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गई। क्या कह रहे हैं? आपने चौकीदार को क्यों नहीं कहा? आप खुद वहाँ क्यों चले गए? मैं बहुत घबरा गई थी। अगर तुमको कुछ हो जाता तो? अरे मेरी पागल सी पत्नी, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। वह मेरी बाल खींचकर बोले। यूँ बात खत्म हो गई, लेकिन फिर एक रात मैंने उनसे बेसमेंट में जाते हुए देखा। जब मुझे शक होने लगा था कि आखिर क्या वजह थी, अश्वनी मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनके पीछे जाने लगी तो उन्होंने मुझे देख लिया। उस दिन अश्वनी बहुत गुस्से में थे। अश्वनी गुस्से में मुझसे कहा, श्रुति तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने पूछा कि मैं आज देख कर रहूँगी कि क्या राज है जो तुम हर रात मुझसे छुप कर यहाँ आते हो। अश्वनी क्या हुआ? उन्होंने मुझे एक चाटा मार दिया। मैं सुनकर रह गई। अश्वनी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अश्वनी बहुत शर्मिंदा थे, कह रहे थे, मुझे माफ़ कर दो श्रुति, ना जाने मुझ कैसा मेरा हाथ टूट गया। तभी वह अपना हाथ देखते कभी मुझे में रोती हुई कमरे में वापस आ गई थी और दरवाज़ा बंद कर लिया था। काफ़ी देर तक अश्वनी मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, मगर उस वक्त मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सुबह जब मैं उठी तो अश्वनी ऑफिस जा चुके थे। मैं नाश्ता किए बिना सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था जो अश्वनी ने मुझ पर हाथ उठाया? लेकिन बेसमेंट में जाकर मैं निराश हुई। वहाँ सिर्फ फालतू सामान पड़ा था। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिससे मुझे पता चलता कि अश्वनी यहाँ क्या करने आता है। मैं मायूसी से वापस पलटने लगी। इतने में ही पुरानी बाल्टी नीचे आ गिरी। मैं जल्दी से पीछे हटी। जहाँ से बाल्टी गिरी थी वहाँ एक संदूक पड़ा था। हैरत है, मेरी नज़र पहले क्यों नहीं पड़ी। मैंने जैसे संदूक खोला तो जो कुछ संदूक के अंदर था वह सब देखकर मेरी आत्मा फना होने लगी। कयामत ही तो टूटी थी मुझ पर। मैं घबरा कर वापस आ गई। रो रो कर मेरा हाल बुरा हो गया। एक बार फिर मेरे साथ वही हुआ। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। उसी वक्त अश्वनी ने कमरे में कदम रखा। उसने मुझसे कहा कि यह क्या हालत बना ली हो तुमने? वह परेशान सा मेरे करीब आया। मैंने कहा, रुक जाओ, वहीं मेरे करीब मत आना। मुझे सब मालूम पड़ चुका है कि तुम कौन हो। मैंने वह सारे पेपर और तस्वीर उसकी तरफ उछाली। अब अश्वनी मिट्टी का पुतला बनकर खड़ा था। तुम्हें मेरी दौलत चाहिए ना? तुम सब मेरी दौलत के पुजारी हो, इसलिए शादी की थी ना मुझसे? मैं गुस्से में चिल्लाती हुई बोली जा रही थी। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे सजा देना। मैं एक गरीब लड़का था और मुझे एक अमीर आदमी की लड़की से मोहब्बत हो गई थी, और उस लड़की ने मोहब्बत के जवाब में मुझे मेरे घर वालों के सामने बहुत रुस्वा किया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी मेरी पिक्चर लगाकर बहुत बुरी बातें लिखी।
पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पढ़ाई तक छूट गई। सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाने लगे। उस दिन मैंने फैसला किया कि अपनी इस इंसल्ट का बदला हर अमीर लड़की से लूँगा। फिर मैं अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता, उनके सामने खुद को एक अमीर घर का लड़का साबित करता और उनसे शादी कर लेता और उनकी दौलत हासिल करने के बाद मैं उनको डाइवोर्स देकर वहाँ से दूर चला जाता। अब तक मैंने 4 शादियाँ की थी। वह सब लड़कियाँ इसी लायक थी। फिर मेरा अगला शिकार तुम थी। मैंने अपनी बातों से अंकल को अपने शीशे में उतारा क्योंकि तुम किसी से नहीं मिलती थी। हमारी शादी हो गई। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था। मुझे बस तुमसे अपना वही बदला लेना था जिसने मेरी इंसल्ट करी थी। लेकिन मुझे कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा कि तुम सबसे अलग हो। इतनी अमीर होकर भी जरा गुरूर नहीं है। तुम नौकरों से प्यार से बात किया करती हो। मैं हैरत से देखा करता। श्रुति, तुम सबसे अलग थी। मैं चाहकर भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे उस रात पता चला जब मैंने कुछ तूफानी बारिश में तुम्हें घर पर नहीं पाया और गेट भी खुला हुआ था। तुम कहीं नजर नहीं आई। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम्हें पागलों की तरह तलाश किया। बीच सड़क पर मैं रोता हुआ गिर गया। भगवान से कहने लगा कि एक बार मुझे श्रुति से मिलवा दो। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा। फिर मुझे तुम्हारी खबर आ गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। इसलिए आज तुम पर हाथ उठाया कि कहीं तुम वह सब ना देख लो। अब वह आंसुओं से रो रहा था। श्रुति, तुम मुझे माफ़ कर दो, पहली और आखिरी बार, या अपने हाथों से मुझे मार डालो। मैं अभी सदमे में थी। मैंने उनके नाम, पते और तस्वीर जमा करना शुरू किए ताकि मैं सबसे माफ़ी मांग सकूं और उनको वह सब कुछ वापस कर सकूं जो मैंने उनसे लिया था। बस इसलिए मैं हर रात बेसमेंट में बैठकर अपने लैपटॉप से उनसे बात करके उनका बैंक बैलेंस उनको वापस करता था और सारी डिटेल्ड बनाकर उन्हें भेजा करता। यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हारी अश्वनी में कोई बुराई ना रहे, मेरी सज़ा तुम्हें ना मिले। श्रुति, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई तो। मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने झटके से उसे दूर किया कि अश्वनी, मुझे तुम पर एतबार आ गया है। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। मैं भी उसके साथ नीचे बैठ गई। वह मुझे देखे जा रहा था। काफ़ी देर तक मुझसे माफ़ी मांगता रहा और मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है। वो हैरत से पूछने लगा कि वह क्या? उनके पैसे वापस कर दिए? हाँ, श्रुति, सब कुछ कर दिया वापिस। तो उनकी पिक्चर्स क्यों संभाल कर रखी हैं? मैंने गुस्से में कहा। तो अश्वनी अपनी हंसी दबाते हुए थे और उन तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और डस्टबिन में डाल दिए और मैं खिलखिलाती हंसती। मैं अश्वनी को खोने का सोच भी नहीं सकती थी और अब वह सिर्फ मेरा था, तो मैं क्यों पुरानी बातों को संभाल कर रखती। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।